नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। जो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम नहीं है। सपा ने उपचुनाव के लिए ईसीआई को भेजे 40 नेताओं के नाम, जिसमें सपा के लिस्ट में संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी लिस्ट में शामिल हैं। राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम प्रमुख हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम गायब है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, जिसमें आपको बताएं कि स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल सिंह यादव का नाम गायब है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल का नाम शामिल नहीं है, ऐसे में तमाम कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये नाराजगी का ही नतीजा है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को तरजीह थोड़ा कम देने लगे हैं। अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन शिवपाल यादव को आपको बताएं कि इस पे नाम शामिल नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव का जो है नाम नहीं लिखा गया है। तमाम कई समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम इसमें शामिल है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव का नाम जो है यहां से गायब है। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसमें समाजवादी के लिस्ट में शिवपाल यादव नदारद दिखाई पड़ रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि शिवपाल यादव सपा से ही विधायक हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक की जो सूची जारी करी गई है उनमें कहीं ना कहीं उनका नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव का नाम ना होना एक निराशाजनक की बात बताई जा रही है। और समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके लिए 40 नेताओं के नाम भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे गए हैं। सपा की लिस्ट में संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और महासचिव मोहम्मद आजम खान व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान प्रमुख हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल को क्यों दूर रखा गया, ये बड़ा विषय बन रहा है जरूर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 20 जून को चुनाव होना है, 20 जून को रिजल्ट आना है। वहीं विधान परिषद का, उसके अलावा लोकसभा का भी चुनाव 23 जून के लगभग 26 जून में। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि लगातार जो उपचुनाव होने वाले हैं और एक बड़े नेता माने जाते हैं शिवपाल यादव, तो कहीं ना कहीं उनको काफी ये सदमा लगा हुआ है कि खेल पहुंची है। वाकई ऐसे में खास बात ये देखी जा रही है नितिन की आजम खान का नाम तो इसमें शामिल है, उन्हें तरजीह दी गई है, लेकिन शिवपाल को किनारे किनारे कर दिया गया है। क्या इसके पीछे की मेन वजह मानी जाए? बिल्कुल लता जी, आपको देखिए बताना चाहूंगा, लगातार कहीं ना कहीं पहले से ही मनमुटाव चल रहा है, विवादों में घिरा हुआ है चाचा भतीजे का संबंध। तो कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव भी इससे पहले आजम खान सीतापुर जेल में मिलने गए थे बगैर अखिलेश यादव से मुलाकात करके। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज को लगा कि वो सपा के मुखिया है और उनसे बातचीत बगैर करे शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करी। वहीं अभी इस बीच अभी जो दिल्ली में मुलाकात आजम खान के अखिलेश यादव से हुई थी, करीब 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, उसमें कई चीजें सामने निकल कर आई थी, वार्ता भी हुई थी। तो उसको जरूर देखा जा रहा है, उसमें क्या चीजें निकली थी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ही कुछ ना कुछ निर्धारित किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों में अगर शामिल नहीं हुए हैं शिवपाल यादव, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई पार्टी का कोई आला कमान कुछ ना कुछ ऐसा रवैया रहा है या कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिसको देखकर ही पार्टी ने यह निर्णय लिया। लेकिन सबसे अहम बात ये होने वाली है कि जो स्टार प्रचारकों में आजम खान, क्योंकि वो भी उनके भी कुछ संपर्क मधुर नजर नहीं आ रहे थे, उनके भी कहीं ना कहीं बोल खट्टे मीठे लग रहे थे। अब उसमें देखने वाली बात यह होती है कि वहीं शिवपाल यादव का क्या इसके प्रति रिएक्शन रहता है, क्योंकि लगातार उनको पार्टी से दूर किया जा रहा है, बैठक में नहीं बुलाया जाता और जिस तरह से पार्टी उनको नकार रही है। तो ये वाकई अब शिवपाल यादव की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी
में अलग थलग होने की तस्वीरें हालांकि कई बार हम देख चुके हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच। और अब देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें आजम खान का भी नाम शामिल है, उनके बेटे का भी नाम प्रमुख रूप से शामिल है, लेकिन शिवपाल यादव को यहां से निर्धारित किया गया है, तरजीह जो है उन्हें इस लिस्ट में नहीं दी गई है। यूपी की 13 विधान परिषद सीटों के लिए होने जा रहा चुनाव। और इसमें आपको बताएं कि यूपी चुनाव विधान परिषद चुनाव के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 9 जून की रखी गई है, जिसके बाद 20 जून को एमएलसी चुनाव होंगे। बीजेपी के पास 9 और सपा के पास 4 सीटों का बहुमत है। बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जसवंत सैनी, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का नाम इसमें शामिल है। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम कई नेताओं का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि सत्य रुद्र प्रकाश और सुरेश कुमार कश्यप भी बीजेपी सूची के रेस में हैं। वहीं बीजेपी ने 9 और सपा ने 4 सीटों पर दांव खेला है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और आज करीब आपको बताएं कि 12:30 बजे के आसपास नामांकन स्वामी प्रसाद मौर्य भरने वाले हैं, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य आपको बताएं कि आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। करीब 12:30 बजे नामांकन प्रक्रिया जो है वो की जाएगी और जिसमें अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में मौजूद रहेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करना है, जिसको लेकर आज 12:30 बजे आपको बताएं कि नामांकन स्वामी प्रसाद मौर्य दाखिल करेंगे, जिसमें अखिलेश यादव उनके साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। माफिया मुख्तार अंसारी पर जमीन कब्जा, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामलों पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद से ही वो बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को है। वहीं हाल ही में माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने वाले डिप्टी जेलर सहित 5 पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। जानकारी के अनुसार बांदा जिले के डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ जेल के औचक निरीक्षण को पहुंचे थे। वहीं जेल में पहुंचने के बाद डीएम एसपी को करीब 15 मिनट इंतजार करना पड़ा और ताला खुलते ही दोनों अफसर जेल कैंपस की बारीकी से आपको बताएं कि निरीक्षण करने में जुट गए थे, जहां पर उन्हें मुख्तार की तन्हाई बैरक में बड़ी संख्या में दशहरी आम और कीवी सहित कुछ और सामान मौजूद मिला। साथ ही साथ मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल कर्मी भी बगैर बॉडी कैप के मिले हैं। वहीं दोनों अफसर करीब 1.5 घंटे से ज्यादा जेल कैंपस के अंदर ही निरीक्षण करते दिखाई दिए, जिसके बाद दोनों अधिकारियों ने एक संयुक्त रिपोर्ट मंगलवार को शासन को भेज दी है, जिस पर डीजी जेल आनंद कुमार ने डिप्टी जेलर वरिष्ठ वीरेश्वर प्रताप सिंह सहित 4 जेल सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। ट्विटर पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में कर्नलगंज पुलिस ने भाजपा नेता
हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। हर्षित श्रीवास्तव भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं और पूर्व में डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट पर अपने ट्विटर अकाउंट का ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हुई और आनन फानन में इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 507 और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने लोगों से अपील की कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि शहर का माहौल खराब हो। वहीं कानपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा का बयान, किसी निर्दोष को नहीं जेल भेजा जाएगा, ये बयान उनकी ओर से दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि किसी के भी खिलाफ अगर बिना वजह कार्रवाई की जा रही तो वो उसकी जानकारी उन्हें दे ताकि इस पूरे मसले पर वो कार्रवाई कर सके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई अगर की जा रही है तो मुझसे संपर्क करें, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने कहा है। साथ ही ज्वाइंट सीपी की निगरानी में पुख्ता सबूत के आधार पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई से पहले सारी जांच के बाद ही गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस कमिश्नर की ओर से दिए गए हैं। तो कानपुर हिंसा मामले में पुलिस कमिश्नर विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी, किसी निर्दोष के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और अगर कार्रवाई की जा रही है तो इसकी जानकारी उनको दी जाए, क्योंकि कार्रवाई से पहले सारी जांच के बाद ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस शहर में अमन चैन कायम करने के लिए लगातार भ्रमणशील है। जगह जगह पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी तैनात हैं, लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। मैं यह भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो लोग 3 तारीख की घटना में लिप्त थे, उनके हमारे पास सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज हैं। उन्हीं के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मात्र वही लोग जो फुटेज के अंदर हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें, शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पुलिस ने किसी निर्दोष को गिरफ्तार किया है या निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो तत्काल मुझसे संपर्क करें, हमारे ज्वाइंट सीपी से संपर्क करें, हमारे संज्ञान में लेकर आए। ऐसे लोगों की जांच कराकर तत्काल उन्हें छोड़ा जाएगा। किसी भी निर्दोष को जेल नहीं भेजा जाएगा। पुलिस वहीं 3 जून को कानपुर में हुई हिंसक झड़प में कई नाबालिगों के शामिल होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए 3 जून की झड़पों के दौरान अवैध गतिविधियों के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कानपुर सीपी को पत्र लिखा है और साथ ही 3 दिन के अंदर रिपोर्ट की भी डिमांड की है। पैगंबर विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद है। वे अब केवल नुपुर को ही नहीं बल्कि जजों को भी मारने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को भी पत्र भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने जज की सुरक्षा कड़ी कर दी है। काशी के सिविल जज रवि कुमार को दिवाकर को मंगलवार को रजिस्टर्ड मेल के जरिए ये धमकी भरा खत मिला। इस पत्र के साथ ही कई कागज भी जज को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव, गृह डीजीपी और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। यूपी के 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। इसमें 9 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के डीएम बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया, उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग भेजे गए हैं, तो वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में बड़ी संख्या में पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें 69 पीपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। अनिल कुमार सचान कानपुर के साइबर क्राइम थाना के पुलिस उपाधीक्षक बनाए गए हैं, तो वहीं मीनाक्षी शर्मा मेरठ की मंडलाधिकारी बनाई गई हैं। रीता शुक्ला बनी है मेरठ की 6वीं वाहिनी पीएससी की सहायक सेनानायक, तो वहीं महेश त्यागी बरेली सीबीसीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक बनाए गए हैं। इसके अलावा विजय कुमार, नीलम शर्मा, परवेज आलम, संजीव कुमार समेत कई लोगों के तबादले किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां यूपी रेरा ने 9 बिल्डरों पर लगाया है 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना। आदेशों का पालन नहीं करने पर दरअसल कड़ी कार्रवाई की गई है। 15 दिन में करना होगा आदेशों का पालन। इसके अलावा 30 दिन में जमा करने होंगे जुर्माने की राशि। बार बार आदेश के बाद भी बिल्डर नहीं पेमेंट कर रहे थे, आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 22 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ऊपर चड्डा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 11,74,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा फ्यूचर वर्ल्ड ग्रीन होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 14,80,000, केवी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 10,71,000, तो वहीं निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 9,42,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा एसजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,95,000 का जुर्माना। इसके अलावा एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स पर 6,54,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि आईवीआर प्राइम डेवलपर्स पर 13,90,000 का जुर्माना लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में लूट और अपराधों की घटनाएं आए दिन बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। बीते दिन गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के ईस्टर्न फेरल में एक्सप्रेसवे के पास शराब की ठेके की कलेक्शन करने वाले कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर बाइक सवार बदमाशों ने कर्मचारी से 9 लाख रुपए की लूट की है। जानकारी के अनुसार कर्मचारी पंकज कुमार त्यागी जगह जगह अपनी कंपनी के वाइन शॉप से कलेक्शन इकट्ठा कर देते। वहीं बीते दिन कलेक्शन इकट्ठा करने के बाद पंकज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास किसी काम के लिए रुके थे, जिसके बाद पल्सर बाइक पर 2 बदमाश उनकी गाड़ी के पास आकर रुके और उन्होंने पंकज की आंखों में लाल मिर्च डालकर पैसों से भरा रुपया वाला बैग लूट लिया। जिसके बाद पीड़ित ने आंख धोकर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल असल में हमारा शराब का काम है, शराब के ठेके का हम काम करते हैं। तो कल मैंने एक जो है सेल्फ का चेक लिया 1,65,000 रुपये का। 2:30 बजे के करीब तकरीबन मैं गोविंदपुरम ब्रांच में पहुंचा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। वहाँ से मैंने 1,65,000 रुपये निकाले। उसे निकालने के बाद फिर मैं गोविंदपुरम 75,000 रुपये किसी पार्टी को दिए मैंने उसमें से।
और फिर 30,000 रुपये वर्मा जी किरान वाले हैं यहाँ पर दिए सिल्वर सिटी के आसपास। वहाँ से देने के बाद उसके बाद मैं कैश कलेक्शन करने के लिए मसूरी होता हुआ देहरा ठेके पर पहुँचा। विदेशी शराब का ठेका हमारा ही है मुकेश चौहान के नाम से। तो उससे मैंने एक पैकेट वहाँ से लिया देहरे का, और वहाँ से लेने के बाद में देहरा होता हुआ धौलाने गया। वहाँ से मैंने जो हमारे पार्टनर हैं उनके पिताजी हैं नरेंद्र प्रकाश शर्मा जी, उनसे एक पैकेट मैंने सपनावत ठेके का लिया। इसके बाद मैं वहाँ से लेता हुआ बझेड़ा पहुँचा, और बझेड़ा जाने के बाद मैंने बझेड़ा से वहाँ का बझेड़ा ठेके का पैकेट लिया। इसके बाद में पिलखवा बस स्टैंड देसी शराब का ठेका उस पर पहुँचा मैं। तो वहाँ से हमने दो हमारे दूसरे पार्टनर हैं धीरेन्द्र चौहान जी, वे मोदीनगर साइड से पैकेट लेते हुए आए हनुमानपुरी का। 9,54,690 रुपये टोटल अमाउंट है, जिसकी डिटेल हमारे पास है, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप पे भी डली हुई है। कल असल में प्रदेश सरकार हर तरफ से यूपी की कायाकल्प में लगी हुई है, चाहे वो प्रदेश में अपराधों को रोकने का काम हो या फिर प्रदेश को और सुंदर बनाना हो। योगी सरकार हर विभागों में सफलतापूर्ण ये कोशिश करने में लगी हुई है, और हाल ही में अवधान भवन, लोक भवन और बापू भवन में डायनेमिक आर्किटेक्चर, प्रोग्रामेबल कल्चर चेंजिंग फसाड लाइटिंग लगाई जाएंगी। फसाड लाइटिंग पर्यटकों और लखनऊ वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेंगी। डायनेमिक फसाड लाइटिंग में प्रकाश का रंग बदलता रहता है और इससे इमारत के रंग में भी परिवर्तन प्रतीत होगा। डायनेमिक लाइटों से राष्ट्रीय पर्वों पर इन भवनों का रंग तिरंगा और अन्य पर्वों के अनुसार बदला जा सकेगा। साथ ही अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आगमन पर भी उनके राष्ट्र ध्वज के अनुसार रंगों को बदला जा सकेगा। गेम खेलने की लत में एक बेटे ने अपनी ही मां की जान ले ली। मोबाइल पर गेम खेलने की लत कितनी घातक है, इसका अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। राजधानी लखनऊ के पिजवाई इलाके के पंचमखेड़ा यमुनापुरम में एक 16 साल के किशोर को मोबाइल पर बैटल ग्राउंड गेम खेलने की ऐसी लत लगी कि उसने मां के मना करने पर गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद 10 साल की बहन को धमकाया, जिसके बाद 3 दिन तक जब बहन के साथ घर पर अंदर ही रहा, और फिर जब दुर्गंध बर्दाश्त नहीं हुई तो पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी और कहा कि एक युवक ने मेरी मां की हत्या कर दी है। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस सूचना पर पहुंची तो पूछताछ में घटना का पर्दाफाश हुआ है। आज रात लगभग 9 बजे पीजीआई पुलिस को एक सूचना मिलती है कि साधना सिंह नाम की एक महिला है जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, छानबीन होती है, पूछताछ होती है। मौके पर जो स्थिति क्लियर होती है, वहाँ से पूछताछ के बाद जो पता चलता है वहाँ पर जो इनका जो एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 16 साल है, नाबालिग है, बाद में पता चलता है कि उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है। कैसे मारा उसने और क्यों मारा, क्या वजह रही? जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे ऑब्लिक संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा। आज जब कमरे से बदबू आने लगी तो फिर इसने अपने इसने सर पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बताई थी? क्या इसने बताया कि एक बिजली वाला है जो कि घर में आता है और इस घटना को अंजाम देता है। बट जब बिजली वाले के बारे में जब डिटेल पूछा गया तो ये एक टोटली फेक स्टोरी थी, एक काल्पनिक स्टोरी थी। तभी वो बच्चा क्या पकड़ गया है हिरासत में? उसको हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ चलिए, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।